हमारे भाई बहन हैं, किसी भी राज्य के निवासी हों, इसी माटी में उन्होंने जन्म लिया है, उनसे हमारा दिली रिश्ता है कि मध्य प्रदेश में कई पॉइंट बनाए जहां उनको भोजन मिले, चाय नाश्ते की व्यवस्था हो। कल ही हमने 370 बसें लगाई थी कि उनको बिठाएं जहां पैदल चलते हुए दिखें और बिठा के उनको बॉर्डर तक छोड़ के आएँ। हमारे प्रदेश में कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, वो हमारे अतिथि हैं। आज परेशानी में हैं, आज मुसीबत में हैं, तो ऐसे समय सरकार को और समाज को उनका साथ देना चाहिए। पूरी संवेदनशीलता के साथ मैं ऐसे भाइयों और बहनों की पूरी मदद करूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। मध्य प्रदेश का ये मानवीय चेहरा ही बीजेपी को 3 बार सत्ता के शिखर पर ले गया। इसी चेहरे ने पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की मामा के रूप में छवि गढ़ी। 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, स्थिति करो या मरो की है। इस लिहाज से बीजेपी के हिटमैन जुट गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज अपने तरकश से एक के बाद एक तीर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कोरोना की जंग में जुटे। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित तबका गरीब किसान मजदूरों के लिए हाथ खोल दिए। एक के बाद एक कई फैसले लिए। किसानों की अनाज खरीदी शुरू की, मंडी एक्ट में बदलाव किया, गरीबों की संबल योजना फिर शुरू की, हितग्राहियों को फंड रिलीज किया, पीएम आवास योजना में भी फंड जारी किया, श्रम कानून में कई बड़े सुधार किए। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कुल मिलाकर शिवराज का फोकस गांव गरीब किसान पर है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, बंसल न्यूज के माध्यम से मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करना। मैंने पहले ही कहा था कि गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे और लगातार इस बार कल ही 70 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं हम खरीद चुके हैं। जितना होगा खरीदेंगे, किसान को ठीक समय पे पैसा मिल जाए उसके इंतजाम करेंगे ताकि अन्नदाता को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। बाकी चीज़ें भी हमने खरीदने की व्यवस्था की, लेकिन एक व्यवस्था हम और कर रहे हैं और वो व्यवस्था ये है कि अभी तक किसान या तो समर्थन मूल्य पे बेचता था या मंडी में बेचता था। मंडियाँ चलेंगी, मंडी बंद नहीं होंगी, लेकिन किसान अगर अपने अनाज को घर पे बेचना चाहता है और कोई व्यापारी से उसका सौदा पड़ता है तो वो अपने घर पे भी अपने अनाज को बेच सकता है। इंदौर हो, उज्जैन हो या भोपाल हो, इस सत्य को स्वीकारना चाहिए कि इसमें हम विलंबित हुए 1 महीना 1.5 महीना। माननीय शिवराज सिंह जी जब आए तभी ये एक्टिव मोड पे आया। वैसे माननीय कमलनाथ जी, मैं आलोचना नहीं कर रहा उनकी, पर सच में उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। वो फील्ड में जाते ही नहीं थे। कोरोना तो अभी आया, वो तो 1 साल पहले ही क्वारंटाइन हो गए थे, निकलते ही नहीं थे। शिवराज ने मानवीय पक्ष पर मोर्चा संभाला तो आक्रामकता की कमान संकट मोचक नरोत्तम मिश्रा ने थाम ली। विपक्ष पर हमला हो, मीडिया के सामने सरकार का पक्ष रखना हो, वे इसे बखूबी देख रहे हैं। उपचुनाव में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी के हिटमैन होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कमलनाथ के सहारे उपचुनाव की नैया पार करना चाहती है। हालांकि सक्रियता बाहर नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर खाने मिशन 22 पर काम चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी का कितना सम्मान हो रहा है, कितना अपमान हो रहा है, सबके सामने है। जिस अपमान और सम्मान की दुहाई देके सिंधिया जी मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को लेके भाजपा में गए थे, आज उस भाजपा में सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा है, वो है शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा। शिवराज सिंह चौहान जी को आगे रखा जा रहा है। माननीय सिंधिया जी कहां पर हैं ये सबको मालूम है। सिंधिया जी को ही नहीं बल्कि दूसरे जो नेता हैं, जो दूसरे गुट हैं भाजपा के अंदर, शिवराज गुट ने उसको भी ठिकाने लगा दिया। प्रभात झा कहीं नहीं है, गोपाल भार्गव जी कहीं नहीं है। सिंधिया के कारण सत्ता जाने के सदमे से कांग्रेस उबर नहीं पाई है। सिंधिया की भरपाई करना उसके लिए मुश्किल भी होगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि बीजेपी के अंदर भी पावर सेंटर और वर्चस्व को लेकर कश्मकश है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव के बाद इस रहस्य से पर्दा हट सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी के हिटमैन। टीम कोई भी हो, उसमें एक आइडियल कॉम्बिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ खिलाड़ी हों जो सुनील गावस्कर की तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह वक्त आने पर डिफेंसिव और वक्त आने पर आक्रामक खेलें, और कुछ खिलाड़ी होने चाहिए जैसे हमारे रोहित शर्मा हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन, कि मौका कोई भी हो लेकिन वो रनों की गति को ऐसी तेज़ी से बढ़ाते हैं कि कमाल हो जाता है। बीजेपी की टीम की बात करें मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी की टीम में शिवराज जी बेशक एक हिटमैन तो हैं, लेकिन हिटमैन वो ऐसे हैं जो हमें सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर की छवि के प्रतिनिधि या ब्रांड एम्बेसडर लगते हैं। और हिटमैन की जब बात आती है तो हिटमैन की भूमिका डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बड़ी ताकत से निभाते हुए
नजर आते हैं। शिवराज जी से आप कोई चुपता हुआ सवाल पूछिए कि ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस के इन बड़े नेता की आलोचना की बात है, तो शिवराज जी ये कहते हुए मैं आलोचना में नहीं पड़ता, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ, ये कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस जाने। लेकिन ये बॉल अगर नरोत्तम जी के पाले में आ जाएगी तो नरोत्तम जी आपने देखा ही कि वो तो 1 साल से क्वारंटाइन में थे, वो गेंद मिलते ही हिट करना चाहते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के हिटमैन के तौर पर उनको देखा जाता है। और जैसा हमने पैकेज में कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक आक्रामक बल्लेबाजी, और वो तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लंबे समय तक प्रमुख रहे ही हैं, तो बहुत अच्छे से समझते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह जी वो भूमिका निभाते रहे हैं हिटमैन की, लेकिन वक्त के साथ निश्चित तौर पर एक ऐसे युवा हिटमैन की ज़रूरत कांग्रेस को ज़रूर समझ में आती है, क्योंकि कमलनाथ जी भी एक मृदुल छवि के प्रतिनिधि राजनेता हैं। तो क्या ये जो बीजेपी के हिटमैन हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बाय इलेक्शन में एक बहुत अहम भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि शिवराज जी तो अपनी मुस्कुराती विनम्र छवि के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इसी अहम सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे जो काफ़ी दिलचस्प भी है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले मुलाकात करिए, हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह यादव, जो ग्वालियर से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राज बहादुर सिंह, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। एक गंभीर प्रतिनिधि छवि के नेता हैं वो, और हमारे साथ रहेंगे और आगे भी जुड़ते रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शिवनराग पटेरिया जी हमारे साथ हैं, कई पुस्तकों के लेखक भी हैं, उनका स्वागत है। और हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा भी हमारे साथ हैं, और उनको एक बार फिर सलाम, कोरोना वॉरियर हैं वो, जिंदाबाद जुगल जी। पहली टिप्पणी आप ही की, किस तरह आप देखते हैं, एक विजेता में जो गुण होने चाहिए उनको आप बखूबी समझते हैं, क्योंकि आप खुद एक बड़ी जंग जीत कर लौटे हैं, किस तरह आप देखते हैं कि ये हिटमैन जो बीजेपी के हैं, उधर केंद्र में बात करें तो प्रधानमंत्री के हिटमैन अमित शाह जी हैं, ऐसा हिट मारते हैं कि फिर कमाल ही हो जाता है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी पूरी एक रणनीति के तहत काम करती है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, पूरी रणनीति के तहत ही काम हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान की एक मानवीय छवि प्रस्तुत की जा रही है जो उनकी पहले से ही गढ़ी हुई थी, उसको और निखारा जा रहा है। मतलब जो उनकी मामा की छवि थी, एक मानवीय चेहरा था, हमदर्दी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, उसको और निखारा जा रहा है। जबकि नरोत्तम मिश्रा हिटमैन की भूमिका में, यानी आक्रामक जो भी बातचीत हो, विपक्ष पे हमला हो, या तमाम कमेटियां जो बनी हैं उन कमेटियों के प्रमुख वही बने हुए हैं, जिसमें 6 महीने जो पिछली सरकार के 6 महीने के कार्यकाल, आखिरी 6 महीने के कार्यकाल की जांच की जो कमेटी हो, शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मसले से अपने आप को दूर बनाए हुए हैं। वो गांव, किसान और गरीब की बात कर रहे हैं, ताकि ये आने वाले उप चुनाव में जो उनकी एक छवि है मामा की और एक जो मानवीय चेहरा है, वो उस वक्त काम आए जब ये लगे कि हाँ, शिवराज सिंह चौहान आम इंसान और आम जनता के बीच के नेता हैं। जो विपक्ष पे हमले की भूमिका है वो नरोत्तम मिश्रा निभा रहे हैं। इसके पीछे एक थोड़ा सा एक कारण ये भी समझा जाता है कि निर्भरता नहीं होनी चाहिए। जो विधानसभा चुनाव, उपचुनाव होंगे वो पूरी तरीके से सिंधिया बेल्ट के हैं, सिंधिया जी का वहाँ बड़ा प्रभाव है, निश्चित रूप से उनका भूमिका और उनकी उपयोगिता जरूर है, लेकिन निर्भरता नहीं होनी चाहिए, बीजेपी चाहती है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान की छवि को ऐसा गढ़ा जा रहा है कि वो आम जनता के बीच में गरीब, गांव, किसान की बात करें, और नरोत्तम मिश्रा हिटमैन की भूमिका में रहे। चलिए बिल्कुल आपने पृष्ठभूमि बना दी है, इसी पर मैं टिप्पणी लेता हूं लाखन सिंह यादव जी की। सर, आपके यहाँ हिटमैन कौन होगा? क्योंकि हिटमैन की बड़ी ज़रूरत होती है, जो बड़े आक्रामक बयान देता है, जो चुटकियां लेता है, जो कटाक्ष करता है, जो सटायर करता है। राजनीति में इसका बड़ा महत्व होता है। आज की राजनीति में तो और महत्व होता है, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वेब मीडिया काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोग अपने ट्विटर हैंडल्स पर या अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चुटकियां लेने वाली टिप्पणियों को राजनेता की बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। क्या महसूस करते हैं आप कि आपके पास भी ऐसे हिटमैन हैं, लाखन जी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे हिटमैन समूचे देश में, मध्य प्रदेश ही नहीं समूचे देश में जग जा रहे हैं। राजा दिग्विजय सिंह जी की हमेशा जो टिप्पणी हुआ करती है, निश्चित तौर पर वो चैलेंजिंग टिप्पणी होती है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उनको काउंटर नहीं कर पाया, ये मैं आपको पूरे भरोसे के साथ बताना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में तो सभी हिटमैन हैं, सभी बल्लेबाज हैं, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो 2 नाम आप बता रहे हैं,
कि शिवराज सिंह जी की सुलभ छवि और जो है नरोत्तम मिश्रा उन्होंने जो बना रखे हैं बड़े बैट्समैन, मुझे लगता है वहां की सारी भारतीय जनता पार्टी इन दो व्यक्तियों ने लूप लाइनें बिठा रखी है। मुझे लगता है ये सारे के सारे विलोपित हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दो लोगों के बीच में केंद्र बिंदु बन के रह गई है। जी, तो लाखन जी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं एक द्वंद्व में उलझती दिख रही है। खैर, ये सारी चीज़ें विश्लेषण के विषय हो सकते हैं और वक्त बताएगा इनकी कि इनकी सत्यता की कसौटी पर ये कितने खरे उतरते हैं। राज बहादुर जी, मैं पटेल साहब की एक टिप्पणी लूँ, उसके पहले एक टिप्पणी आपकी। हालांकि आप इन परिभाषाओं से परे भी शायद राजनीति को देख सकते हैं, लेकिन आप बीजेपी की स्ट्रेंथ और इस बाय इलेक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दावा है जो बीजेपी के दिग्गज नेता खुद शिवराज जी और बाकी नेता कह रहे हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स के साथ बीजेपी सामने आएगी, तो बीजेपी की ताकत आप क्या देखते हैं? देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का जो गांव-गांव तक संगठन है और जिस प्रकार से डिवोशन के साथ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करता है जी, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, जो गांव और गरीब की चिंता करने वाले हैं, उनका चेहरा हमारे सामने है। एक बड़ा चेहरा, लोकप्रिय चेहरा आदरणीय सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में हमारे बीच में काम कर रहे हैं। उनकी छवि भी हमें इस उपचुनाव में बहुत बड़ी मदद करने वाली है और हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में जो 22 जगह उपचुनाव हैं, ये क्लीन स्वीप करेगी भाजपा। जी, तो राज बहादुर जी भी मानते हैं कि क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। फिर मैं कहूँगा कि नतीजे बताएंगे हमें कि इन बातों में कितनी सत्यता है। लेकिन राज बहादुर जी की मैं इस बात से सहमत हूँ कि संगठन शक्ति जो बीजेपी की है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही संगठन शक्ति बीजेपी को हिटमैन देती है, चाहे वो शिवराज जी हों या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हों। पटेल साहब, आप क्या देखते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है बीजेपी का? जैसा मैंने कहा कि शिवराज जी अपनी उसी गांव, गरीब और किसान की इमेज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 13 साल उन्होंने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली बतौर मुख्यमंत्री, वो उसी छवि को कैरी करते हुए आगे जा रहे हैं। और उसके साथ ही खड़े हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनका अंदाज आक्रामक है। एक एक फाइल खुलेगी, पुरानी चीज़ें होंगी, कौन टेंडर हुआ, क्या नियुक्ति हुई, सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे। ये रणनीति आप किस तरह देखते हैं और क्या इसे आप बीजेपी की ताकत मानते हैं? जी, निश्चित तौर पर कंट्रास्ट जीवन में हमेशा ताकत हुआ करता है। अगर ब्लैक है तो वाइट भी होना चाहिए। कहते हैं ना, परिवार में अगर बच्चों को आपको ठीक रखना है तो पति पत्नी में से एक सख्त होता है और एक बहुत सॉफ्ट हुआ करता है। ये कोई पति पत्नी का मामला नहीं है। सबसे बड़ी बात है, नरोत्तम मिश्रा हिटमैन भी हैं, फिटमैन भी हैं और एक कहा जाए कि पॉपुलर चेहरा भी हैं। शिवराज जी तो एक बहुत बड़ी गढ़ी हुई मूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कार्यकर्ता आपका होता है वो हमेशा एक चेहरा चाहा करता है, वो एक ऐसा व्यक्ति चाहा करता है जो आक्रामक हो, जुझारू हो और तेवर और अंदाज वाला हो। तो निश्चित तौर पर इस कसौटी पर नरोत्तम मिश्रा बहुत खरे उतरते हैं। एक चेहरे का जिक्र अभी नहीं हुआ है, उनका नाम है कमल पटेल। कमल पटेल की भूमिका अभी भले आपको सीमित दिखाई दे रही हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही ब्लंट बात कहने वाला व्यक्ति के तौर पर मैं कमल पटेल को देखता हूं। और आने वाले दिनों में ये त्रिमूर्ति अगर कहीं आकार ले ले तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें 24 में से 16 उपचुनाव ग्वालियर चंबल क्षेत्र में होने वाले हैं और वहाँ पर बसपा का एक बड़ी ताकत के तौर पर उपस्थिति है। पिछली बार तो कांग्रेस को इसलिए फ़ायदा मिल गया था क्योंकि एक दलित आंदोलन हुआ था जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए थे और सरकार के खिलाफ नाराजी थी। अब वो नाराजी नहीं है। दूसरा उपचुनाव में खतरा और है। लोग ये सवाल कर सकते हैं, 22 में बहुत बड़ा खतरा है
कि हुजूर हमने आपको 5 साल के लिए चुना था, आप इतनी जल्दी 3.5 साल बाद ही हमारे पास क्यों आ गए। तो मुझे लगता है भाजपा का संगठन इस बारे में जरूर सोच रहा है और इस बार जो चुनाव होगा, मैं फिर आपको प्रेडिक्ट करता हूं शरद जी, ये पार्टी वर्सेस पार्टी होगा। इसमें चेहरे आपको बहुत कम दिखाई देंगे। भाजपा और कांग्रेस के बीच द्वंद्व होगा, क्योंकि भाजपा को अच्छी तरह एक बात मालूम है कि उसकी स्ट्रेंथ, उसका संगठन है, उसका कार्यकर्ता है और उसके लोग हैं। तो शिवराज जी का चेहरा होगा, नरोत्तम मिश्रा जुझारू अंदाज में आपको खड़े नजर आएंगे, लेकिन जो भाजपा का मूल पिंड है, मूल आकार है, उसमें जो सबसे बड़ी ताकत है, कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी ताकत है। पिछले जो चुनाव थे उसमें भाजपा और कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिले थे। तो बहुत सी चीजें देख लीजिएगा। सिंधिया जी भी अपने साथ में गैलेक्सी लेके आए हैं, तो वो कितना वोट जोड़ते हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें। जुगल एक छोटी सी टिप्पणी लेकर लाखन जी की तरफ मैं चलूंगा। क्या बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं? बीजेपी कार्यालय आपका जाना होता है, उसके पहले भी आप देखते रहे हैं। क्या वो जिसको हम कहते हैं टाइमिंग मिलती है आपको, क्या बीजेपी उस टाइमिंग को हासिल, क्योंकि आप 2018 के चुनाव की कड़वी स्मृतियों को थोड़ा सा भुलाना कठिन होता है, क्योंकि बीजेपी सबसे फेवरेट अपने को मान रही थी उस इलेक्शन में। खैर अब तो पुरानी बातों का जिक्र करने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन फिर भी आपको अपनी रिदम हासिल करने में थोड़ा वक्त लगता है। क्या बीजेपी वो रिदम हासिल कर चुकी है? ऐसी बॉडी लैंग्वेज उसकी दिख रही है आपको? बिल्कुल हासिल कर चुकी है। देखिए, संगठनात्मक रूप से वीडी शर्मा और सुहास भगत ये दोनों दिन भर पार्टी कार्यालय में रह के जिनको जो भीतरघात कर सकते हैं उन नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। जैसा हमने देखा कि दीपक जोशी आए थे, दीपक जोशी से बातचीत हुई है। तो संगठन अपना काम करना शुरू कर चुका है। सरकार संबल योजना और किसान गरीबों की योजनाओं के साथ सरकार मैदान में है। तो बीजेपी संगठन और सरकार दोनों पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं और आम जनता को या अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को किस तरीके से साथ उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। चलिए लाखन जी, देखिए ये बड़ा अहम सवाल होता है कि आप जब फाइनल मैच के लिए जाते हैं, क्योंकि ये 22 इलेक्शन मैं समझता हूं किसी मामले में आम चुनाव से, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। मैं इसको इक्वली रैंक करूंगा। पटेरिया साहब सहमत होंगे, राज बहादुर सिंह साहब भी मुझसे सहमत होंगे। इसके लिए आपके पास एक कड़वी स्मृतियां हैं मार्च महीने की, जिनसे आपको उबरना होगा। मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको उस पर, आप भी बेंगलुरु में थे, मुझे याद है जब हम आपसे बात करते थे, आप कभी पुलिस स्टेशन में थे, कभी इधर होटल के सामने थे। ये सारी चीजें पिक्चर की तरह घूमती हैं। मनुष्य स्मृति जीवी भी है, नॉस्टैल्जिक भी है, अतीत की यादों में गोते लगाता है। किस तरह से इससे उबर कर बीती ताही बिसारी के आगे की सुधीले एक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए कांग्रेस अपने को तैयार कर रही है? देखिए शरद भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पूरी तरह अपने आप को आक्रामक रूप में है। और आपने देखा होगा अभी भारतीय जनता पार्टी का एक इंटरनल सर्वे हुआ था। ये सर्वे हमारा नहीं था, ना हमारी पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया था। 22 सीट में से 19 सीट वो हारने की बात उसमें कहा उन्होंने, कमजोर सीटें उन्होंने बताई हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का सर्वे ये कह रहा भी हम लोगों ने कोई शुरुआत नहीं की है, हम लोग सिर्फ क्वारंटाइन होके घर में बैठ के सिर्फ लॉकडाउन के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और टेलीफोन पे हम लोग बात कर रहे हैं जी। लेकिन आज जो मध्य प्रदेश की जनता, जिन 22 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के बल पर हमारे विधायकों को हायर किया, परचेज किया जी। सिंधिया जी के नेतृत्व में ये लोग बिक के चले गए। ये सारा का सारा इस बार का जो तांडव है, ये मध्य प्रदेश की वो जनता देख रही है जिन्होंने पिछले समय 2018 में कांग्रेस को जनादेश दिया था। एक कुछ जयचंदों की वजह से आज मध्य प्रदेश की जनता दोबारा बाई इलेक्शन में जाने के लिए विवश है। लेकिन ये मध्य प्रदेश की जनता, ये जब चुनाव जो होगा, ये 22 के 22 लोग, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हाउस में नहीं पहुंचेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल कटु वचन कह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी का पहला सर्वे ये सिद्ध कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह भय का वातावरण है, पूरी तरह भयभीत है। कभी वो कैंडिडेट चेंज करने की बात करते हैं, कभी फिर तत्काल वो अपनी बात को पलट के फिर कहते हैं वही कैंडिडेट रहेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चिंतित है कि ये 22 सीटें हम कैसे जीतेंगे। मैं बताना चाहता हूं, ग्वालियर चंबल में 16 सीट हैं। 16 में से मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये 16 की 16 वो सीटें हैं। और उन सीटों के दम पर, उस जनता की दम पर, उस जनता की वेदना पर मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये 16 को 16 सीटें
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से हारेंगे। जो बिके हुए प्रत्याशी हैं, जिन्होंने हमारे जनता का अपमान किया है, ऐसे लोग उनको यहाँ से चुनाव हरा के और हाउस में कांग्रेस के प्रत्याशी को भेजने का काम करेंगे। राज बहादुर जी, मुझे लाखन जी के इस कॉन्फिडेंस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मुझे बड़ी चर्चित फिल्म थी वक्त, उसके किरदार थे राजकुमार साहब, चिनाय सेठ, उनका एक बड़ा डायलॉग मुझे याद आ गया कि चिनाय सेठ, हम तो क्वारंटाइन होकर भी गुल खिला सकते हैं। बहरहाल बीजेपी के इस दावे पर, कांग्रेस के इस दावे पर माफ कीजिएगा, बीजेपी क्या कहती है, बताइए राज बहादुर सिंह जी। देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जी, वो सरकार जाने के बाद हमें लगता है कि कोरोना के पहले ही से क्वारंटाइन हो गए। ये सब बातें, ये सब मन को समझाने की बातें हैं कि हम क्वारंटाइन में रह के घर से टेलीफोन के माध्यम से पूरा प्रदेश को संचालित कर रहे हैं। ये सब मुगालते में रहने वाले लोग हैं। इनको 5 साल सरकार चलाने के लिए मिली थी, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए आप कि आपस के लड़ाई झगड़े में उलझ के जनता ने इन पे विश्वास जताया था 15 साल बाद, लेकिन ये आपस में लड़ झगड़ के, और आज आप स्थिति देखिए कि दूसरों पे ये दोष दे रहे हैं कि इनने खरीद फरोख्त कर ली या जनता का अपमान कर दिया। ये सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। आज एक जनहितैषी सरकार मध्य प्रदेश में पुनः काम कर रही है जी। और शिवराज जी की जो छवि है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि वो एक बिल्कुल निचले स्तर के व्यक्ति से जुड़ के काम करते हैं जी, और यही हमारी ताकत है। शिवराज जी की छवि और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी संगठन के दम पे राजनीति करने वाली एक दल है। और हम लोग हमेशा एक चुनाव के, यदि आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। आपने भी कहा है कि पार्टी का संगठन एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री लगातार भोपाल में है और लगातार अलग अलग लोगों से चर्चा कर रहे हैं कहाँ किस प्रकार से चीजें हो सकती हैं। उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। पटेल साहब, इससे इनकार नहीं कर सकते, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका लूंगा कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन के मोड पर रहती है। आप इलेक्शन डिक्लेयर कर दें या इलेक्शन की कोई गंध भी सूंघ लेती है बीजेपी, तो ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि शायद अपोजिशन में रह के उसने सबसे ज़्यादा जो तैयारी की है तो वो चुनाव की है, और अब तो उसका स्वर्ण काल है। केंद्र की बात करें या उत्तर भारत के राज्यों की बात करें, और अब तो कर्नाटक दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार में पुनः नाना प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में अपने को जूझते, लड़ाते, भिड़ाते वो फिर सत्ता में है। किस तरह आप देखते हैं बीजेपी का ये संगठन, जिसको अद्भुत संगठन भी कह सकते हैं हम, यही उसकी ताकत है और यही ताकत एक बार फिर दांव पर लगेगी। लेकिन सवाल ये है कि इन 22 उपचुनावों में बीजेपी का वो कार्यकर्ता क्या उसी भाव से मैदान में होगा? बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आप। जी जी। निश्चित तौर पर संघ और संगठन आधारित एक पार्टी है, और जहां व्यक्ति अमूर्त हो जाता है, व्यक्ति के होते हैं, वहां संघ और संगठन होता है। संघ की जो अवधारणा है ध्वज को प्रणाम करने की, वो भारतीय जनता पार्टी में भले ही वहां गुट बने हों, मुंडे मुंडे मत भिन्ना हो रहा हो, लेकिन मुझे लगता है अभी भी भाजपा का कार्यकर्ता विचार के साथ खड़ा होता है, व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं होता है। और बलराज मधुक से लेकर तमाम तरह के लोग पार्टी से बाहर जा चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ता जहां का तहां खड़ा रहा। हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत नाराजगी हो, कुछ वोट कटे, लेकिन अधिकांश वोट विचार के साथ खड़ा होता है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, और मुझे लगता है ये ताकत उसका सबसे बड़ा पुंज है, सबसे बड़ा प्रतीक है। चलिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो जंग है, ये जंग फिर उसी बीजेपी के ताकतवर संगठन की जंग है, और कांग्रेस के उसी संगठन की जंग है जो चुनाव के समय एकजुट होने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो अपने क्षत्रपों की तरफ देखता है। उसके वो क्षत्रप जो अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कांग्रेस के क्षत्रपों की ताकत और उनकी एकजुटता कांग्रेस के संगठन की एकजुटता बनती है। और बीजेपी इसकी परवाह कम करती है कि हमें किस तरह से और किसके नेतृत्व में जाना है। वो सिर्फ एक चीज़ जानती है कि उसे जीतना है, उसे आगे बढ़ना है, और क्योंकि हारना उसे गंवारा नहीं है। ये एक बड़ा अंतर जरूर है, लेकिन उपचुनाव की स्थितियों में कुछ राजनीतिक समीकरण भी बहुत दिलचस्प हैं जो आपने और हमने देखे हैं। तो ये भी एक बीजेपी के लिए परीक्षा होगी, क्योंकि कांग्रेस ये उम्मीद बार बार लगाकर बैठी है
कि जनता सरकार गिरने को लेकर और कांग्रेस से बीजेपी में आए धड़े को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी के भाव के साथ वोट करने जाएगी, ये उसका दावा या उसकी सोच है। लेकिन इन सारी चीज़ों की परख ये 22 उपचुनाव करेंगे जो कोरोना काल के बाद संपन्न होंगे। तो देखते हैं बाजी किसके हाथ लगेगी। नमस्कार।